नमस्कार मित्रों, आज का टॉपिक है हाउस प्रॉपर्टी इन इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास कोई मकान दुकान है, उससे आपको किराया मिल रहा है, तो आप उसको कैसे अपने इनकम टैक्स के कंप्यूटेशन में उसको इनकम टैक्स के हिसाब में उसको दर्शाएंगे। पहले जान लेते हैं कि आय के कौन कौन से स्रोत इनकम टैक्स में रिकॉग्नाइज किए गए हैं। पहला है वेतन से आय, दूसरा बिजनेस या प्रोफेशन से आय, तीसरा हाउस प्रॉपर्टी से आय, चौथा पूंजीगत लाभ या इंग्लिश में कहेंगे कैपिटल गेन्स, और पांचवा है अन्य स्रोतों से आय। अगर ऊपर के चार स्रोतों में आपकी इनकम नहीं आ रही है, किसी अन्य स्रोत से आ रही है, तो उसे हम अन्य स्रोत से आय में कैटेगराइज करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी में आपका क्या आता है कि जैसे घर है, मकान है, दुकान है, उससे जो भी किराया मिल रहा है वो आपका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम माना जाएगा। इसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से भी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और कॉमर्शियल भी हो सकती है। रेजिडेंशियल से भी किराया मिल रहा है तो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कॉमर्शियल से मिल रहा है तो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के दो प्रकार इनकम टैक्स में रिकॉग्नाइज किए गए हैं। पहला सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा लेट आउट या डीम्ड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी से मेरा आशय है कि ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जिससे आपको कोई किराया नहीं मिल रहा है, लेकिन ये अधिकतम दो ही हो सकते हैं। ठीक है, अगर दो से ज्यादा आपके ऐसे घर हैं जिससे आपको किराया नहीं मिल रहा, तो सिर्फ दो को ही आप सेल्फ ऑक्यूपाइड दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब इसको जरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रमेश के पास 3 घर हैं, ए, बी तथा सी। ये तीनों घर उसने किराए पर नहीं उठा सके, मतलब तीनों में से किसी से भी उसे कोई किराया नहीं मिल रहा है। तो रमेश के पास ये ऑप्शन है कि 3 में से किन्हीं 2 घरों को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन तीसरे घर को सरकार सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मानेगी। सरकार यही मानेगी कि इसने इसे किराए पर उठा रखा है और उससे उस प्रॉपर्टी को डीम्ड लेट आउट क्लासिफाई किया जाएगा। ठीक है, अब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी को समझते हैं कि इसको अगर पुराना रिजीम ऑप्ट करेंगे तो कैसे चलेंगे और नए रिजीम को ऑप्ट करेंगे तो कैसे चलेंगे। अगर पुराने रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो आप जो होम लोन पर इंटरेस्ट देते हैं उस पर 2 लाख रुपए तक की आपको छूट इंटरेस्ट पेमेंट पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मूलधन अगर आप प्रिंसिपल का भुगतान करते हैं तो प्रिंसिपल के भुगतान पर आपको 80C की छूट उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप नए रिजीम को ऑप्ट करेंगे तो फिर ना तो आपको जो इंटरेस्ट पे आउट है, इंटरेस्ट के भुगतान पर भी कोई छूट नहीं मिलेगी और मूलधन के भुगतान पर भी कोई छूट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। श्रीमान त्रिवेदी जी एक अध्यापक हैं जिन्हें करीब 10 लाख की आय वेतन से होती है। उन्होंने होम लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर लिया है और उस पर करीब 2 लाख का ब्याज दिया है तथा ₹10,000 का होम लोन का रीपेमेंट किया है। ठीक है, ये आगे मिस्टर त्रिवेदी, इनकी सैलरी है 10 लाख, होम लोन पर ब्याज दिया है 2 लाख, होम लोन का मूलधन भुगतान किया है 10,000 और हाउस प्रॉपर्टी कैसी है इनकी सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब देखते हैं इसको कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा। देखिए, ये इनकी वेतन से आय हो गई 10 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हाउस प्रॉपर्टी से इनकी क्या आय हो रही है, एनुअल वैल्यू निल। एनुअल वैल्यू मतलब कितना किराया मिला हाउस प्रॉपर्टी से। भाई भैया, जब प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो किराया तो मिला नहीं, तो कितनी एनुअल वैल्यू होगी, निल। इंटरेस्ट कितना दिया है, 2 लाख रुपए, तो इनका कितने का इसकी इनकम हो गई हाउस प्रॉपर्टी की, ये -2 लाख रुपए। ठीक है, इसका इन्हें ये इंटरेस्ट का क्लेम मिल जा रहा है। ठीक है, कुल आय इनकी कितनी हो गई, 10 लाख से 50,000 घटाया, फिर ये 2 लाख घटाया, 7,50,000। ठीक है, इसके अलावा इन 80C के तहत होम लोन पर छूट मिल गई 10,000 रुपए की, तो टोटल इनकी कर योग्य आय कितनी होगी, 7,40,000 रुपए। ठीक है, अब आते हैं कि अगर नए रिजीम के हिसाब से चले, नए रिजीम को मान लीजिए अगर त्रिवेदी जॉब करते हैं तो उन्हें तो क्या क्या होगा। अगर नए रिजीम को ऑप्ट करेंगे तो उन्हें ना तो ये जो इंटरेस्ट का इन्होंने पे आउट किया है, इंटरेस्ट 2 लाख रुपए, इसकी भी छूट इन्हें नहीं मिलेगी। ठीक है, और इन्हें 80C के तहत होम लोन की भी छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, हाँ, अब अगर मानते हैं कि अगर प्रॉपर्टी किराए पर उठा रखी है, ठीक है,
तो उसको कैसे करेंगे, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। श्रीमान त्रिवेदी जी एक अध्यापक है, उन्हें करीब 10 लाख की आय वेतन से होती है। उन्होंने होम लोन पर करीब 2 लाख का ब्याज दिया है। साथ ही साथ उन्हें मकान से करीब 1 लाख का किराया प्राप्त होता है तथा 1000 हाउस टैक्स भी दिया है। अब इसको एक एक्सेल एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कि पुराने रिजीम के हिसाब से लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे। इसमें वेतन से आय 10 लाख रुपए हो गई, फिर ये 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन का हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इस केस में जो प्राप्त किराया है वो है 1 लाख रुपए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी हो गई 1 लाख रुपए। इससे हाउस टैक्स माइनस किया है 1000 रुपए, तो ये निकल के आ गई हमारी नेट एनुअल वैल्यू 99,000 रुपए। फिर इस नेट एनुअल वैल्यू के ऊपर ये 30% की और छूट मिल गई, ये मेंटेनेंस के लिए कितने की छूट हो गई है 29,700। फिर ये 30% छूट घटाने के बाद कितना पैसा बच रहा है 69,300 रुपए, ठीक है। और अभी हमें 2 लाख का ब्याज देना है बैंक को, ठीक है। तो 69,300 से जब 2 लाख रुपए घटाएंगे तो कितना बचेगा 1,30,700। तो मतलब 1,30,700 हमने अपनी तरफ से बैंक को ब्याज दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी हाउस प्रॉपर्टी से निगेटिव इनकम हुई है या लॉस हुआ है। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में एक चीज जानने योग्य यह है कि इसमें हम हाउस टैक्स का भी डिडक्शन लेते हैं और ये जो 30% छूट जो मिल रही है इसका भी हमें क्लेम मिल जाता है। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में ये नहीं मिलता है, ठीक है। फिर एक चीज और जानने योग्य बात यह है कि इसमें जो ब्याज है, जो हम ब्याज पे करते हैं, ये हमारा 2 लाख से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब जरा इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि 5 लाख का ब्याज दिया गया, ठीक है। तो 5 लाख का ब्याज दिया तो हमारा हाउस प्रॉपर्टी से कितने की आय हो गई -4,30,700 रुपए, ठीक है। लेकिन ये -4,30,700 को हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्लेम हम कितने को कर पाएंगे, सिर्फ -2 लाख रुपए तक के लॉस को। बाकी का लॉस आगे के सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया ओल्ड रिजीम के हिसाब से। अब न्यू रिजीम के हिसाब से कैसे होगा एक बार देखते हैं। वेतन से आए 10 लाख रुपए, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहां पर प्राप्त किराया 1 लाख रुपए, हाउस टैक्स 1,000 माइनस कर दिया, फिर नेट एनुअल वैल्यू 99,000 आ गई। फिर 30% छूट, ये 29,700 हो गई। फिर छूट का 30% घटा दिया, फिर कितना आ गया 69,300, ठीक है। फिर होम लोन पर ब्याज। अब होम लोन पर ब्याज कितना है, होम लोन पर ब्याज है मान लीजिए 2 लाख रुपए, ठीक है। तो होम लोन पर जब ब्याज है 2 लाख रुपए, तो हमारी हाउस प्रॉपर्टी से आय कितनी हो गई, पिछले एग्जाम्पल की तरह ही चल रहा है अभी तक, 1,30,700 की निगेटिव इनकम। लेकिन सरकार आपको निगेटिव इनकम का क्लेम नहीं लेने देगी, ठीक है। सरकार आपसे कहेगी भैया भले आपकी निगेटिव इनकम है, अगर आपकी निगेटिव इनकम है तो हम 0 मान लेंगे उसको, ठीक है। ओल्ड रिजीम में ऐसा नहीं था, आप 2 लाख तक की निगेटिव इनकम यहां ला सकते थे। लेकिन नए रिजीम में आप कोई भी निगेटिव इनकम आप यहां नहीं ला सकते, ठीक है। और ना ही आप अपने किसी लॉस को या निगेटिव इनकम को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कि हाउस प्रॉपर्टी को आप नए रिजीम में और पुराने रिजीम में किस तरीके से आप उसको उसकी इनकम को कैलकुलेट करेंगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक बटन को क्लिक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।